आज हमारे साथ आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और निवेश के तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए जुड़ गई हैं श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी वेल्थ। श्वेता, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और श्वेता, दर्शकों के सवालों के जवाब तो हमने देने ही हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत खास मुद्दे पर बातचीत कर लेते हैं। वो है कि कैसे म्यूचुअल फंड में जब कोई निवेश कर रहा हो तो गलतियों से बचना चाहिए। किस तरह की गलतियों की हम बात कर रहे हैं और क्या ये गलतियां स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड में निवेश करने से ही क्या जुड़ी हुई हैं, श्वेता? जी। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि कई बारी हम नहीं जानते कि हम क्या गलत कर रहे हैं और हमें लगता है हमारे रिटर्न्स तो नहीं बने, हमने तो सही प्रोडक्ट में निवेश किया था। तो आम तौर पर कुछ गलतियां जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होती है, मैं वो बताती हूँ। और कुछ गलतियां जो हम एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते वक्त करते हैं, वो भी उस पे भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो पहले आती हूँ म्यूचुअल फंड से जुड़ी आमतौर पर हम क्या गलतियां करते हैं। सबसे पहली और बहुत आम गलती जो हम करते हैं कि हम पास्ट रिटर्न के बेसिस पे हमारा डिसीजन लेते हैं कि अच्छा चलो, किसी फंड ने अच्छा रिटर्न अगर पास्ट में दिया है तो हम अज्यूम करते हैं कि आगे जाके भी वो अच्छा करेगा। लेकिन हिस्ट्री में देखा गया है कि 20 से 25% ही प्रोबेबिलिटी है जिस फंड ने पास्ट में अच्छा किया है वो भी आगे जाके अच्छा करे। तो पास्ट रिटर्न के बेसिस पे हमें निवेश नहीं करना चाहिए। अ, दूसरी एक गलती आमतौर पर जो होती है वो ये है कि हमें फोमो होता है, या जो मार्केट ट्रेंड अभी चल रहा है, जैसे स्मॉल कैप्स में सभी निवेश कर रहे हैं तो हम भी स्मॉल कैप में निवेश करते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे पोर्टफोलियो में कितनी जरूरत है, कहीं हम ओवर कॉन्सेंट्रेटेड तो नहीं हो गए हैं। वो पर्टिकुलर सेक्टर में हो सकता है, या एक जैसे मार्केट कैप कैटेगरी में, और उससे हमारा जो जोखिम है पूरे पोर्टफोलियो का बढ़ जाता है। वो एक आम गलती। तीसरी एक और आम गलती बताती हूँ। वो ये होता है कि हम एक स्पेसिफिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी हमें लगती है, चलो एसबीआई हमारा बैंकर है, एसबीआई सबसे बड़ी एएमसी है, तो उन्हीं के फंड्स खरीद लें, या आईसीआईसीआई के खरीद लें, या एचडीएफसी के खरीद लें। तो हमारी एक एएमसी कॉन्सेंट्रेशन हमने कई पोर्टफोलियोज में देखी है बढ़ जाती है कि एक ही एएमसी के हमारे पास 5-6 फंड है। जबकि हम ये नहीं सोचते कि रेगुलेटरी रिस्क हो सकती है, परफॉर्मेंस की रिस्क हो सकती है एट एन एएमसी लेवल। तो 20% से ज्यादा हमें किसी एएमसी में नहीं निवेश करना चाहिए। तो ये बहुत ही आम गलतियां हैं और जो हमने काफी पोर्टफोलियोज में होती हुई देखी है, जिससे हमारे रिटर्न्स और रिस्क दोनों ही इम्पैक्ट हो सकते हैं। और राइट श्वेता, यहाँ पे कुछ चीज़ों का बारीकी से आपने उल्लेख किया है जो कि रोज़ाना हम जब भी दर्शकों से बातचीत करते हैं तो इस तरह की बातें सामने आती हैं और इस तरह से एहतियात बरतने की उनको सलाह भी दी जाती है। लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी भी हैं जो नए निवेशक हैं, जो पहली पहली बार इक्विटी बाजार में जुड़े हैं, वो कर बैठते हैं। उन गलतियों के बारे में ज़रा बताइएगा। वहां क्या होता है ना, एक नया निवेशक अगर है जिसे इक्विटी ज्यादा समझ नहीं आता, तो पहली गलती वो म्यूचुअल फंड के दौरान ये कर लेंगे कि एनएफओ में निवेश करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है ये नया फंड ऑफर है, ये हमें 10-10 रुपए की एनईवी पे मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो जैसे स्टॉक हो इसमें हमें निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन वो नहीं करना चाहिए जब तक आपने एक फंड का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा है, क्या पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हुआ है, कैसे उस फंड मैनेजर ने उसे 3-4 साल के लिए मैनेज किया है। जब तक ये पूरी स्टडी ना हो जाए तो फंड में नहीं निवेश करना चाहिए। तो वो एक नए निवेशक की गलती होती है। दूसरी, एक्सपर्ट की सलाह ना लेना। उन्हें लगता है कि म्यूचुअल फंड एक इतना आसान प्रोडक्ट है जहां पूरी डेटा हमें मिल जाती है। तो हम कोई भी एक अच्छी एएमसी का फंड, लार्ज कैप कोई फंड उठा लें। तो यहाँ एक गलती हो जाती है। तीसरी गलती होती है कि उन्हें लगता है हम अगर शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे सेफ बेट है कि हम एक पैसिव फंड खरीद लें। तो हम एक इंडेक्स फंड ले लेते हैं हमारे पोर्टफोलियो में। हम क्यों एक्टिव फंड, कौन सा फंड मैनेजर चुने, उस सब झंझटों में जाएं। वो गलती होती है, क्योंकि देखा गया है आमतौर पर एक एक्टिव फंड पैसिव फंड को आसानी से 2 से 3% से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। और ये 2-3% अगर मैं कंपाउंड कर लूं तो 10 साल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है पोर्टफोलियो पे। तो ये एक नए निवेशक की आमतौर पर गलतियां होती है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए।
एक चीज़ जो हम लोग बहुत नोट करते हैं जब भी दर्शक हमें सवाल भेज रहे होते हैं, उन सबको लगता है कि म्यूचुअल फंड में पैसे डालना मतलब रातों रात कोई ऐसी जादू की छड़ी है जो घूम जाएगी और आपके पैसे दोगुने हो जाएंगे। कई बार लोगों को रिटर्न कैसे कमाता है आपका फंड, वो चीज़ें समझ में नहीं आती है और उन्हें ऐसे लगता है कि रातों रात आपके करोड़पति बनने का सपना म्यूचुअल फंड के जरिए पूरा हो सकता है। तो ज़रा ये चीज़ समझा दीजिए कि डायरेक्ट स्टॉक खरीदने में और म्यूचुअल फंड को खरीद के उसमें निवेश करने में बहुत फ़र्क होता है और रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस भी कहीं ना कहीं गलत होती हैं जो निवेशक बांध कर बैठे होते हैं। श्वेता जी कविता जी, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया है, क्योंकि लोगों को लगता है स्टॉक और म्यूचुअल फंड सेम है, क्योंकि अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड भी स्टॉक्स में ही निवेश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप एक स्टॉक खरीद रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो आप खुद उसकी पूरी स्टडी कर रहे हैं, आप वो स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कंपनी कितना मुनाफा बना रही है, क्या नुकसान कर रही है, उसके क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। वो सारा काम आइडली आप खुद कर रहे हैं और उसके बेसिस पे आप वो स्टॉक में चाहे रहेंगे या अपना मुनाफा बुक करके निकल जाएंगे। म्यूचुअल फंड में एक पूरी फंड मैनेजर की टीम होती है, जो कॉन्स्टेंटली आपके लिए ये किस सेक्टर में कब जाना चाहिए, कब निकल जाना चाहिए, किस स्टॉक्स में हमें निवेश करना चाहिए, कब सही समय है निकल जाने का, वो सारा काम फंड मैनेजर कर रहा है। तो एक तरह से आपकी जो प्रॉफिट बुकिंग आप एक स्टॉक में करना चाहते होंगे, वो फंड मैनेजर आपके लिए करता ही है। उसीलिए आपकी म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म की नहीं हो सकती है। आपको लंबे समय तक रहना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में, ताकि आपका वो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा 12, 14, 15% रिटर्न बनेगा लॉन्ग टर्म में, वो बनेगा। दूसरी एक बात जो बहुत जरूरी हो जाती है यहाँ पे, अ, हर जैसे किसी कंपनी का सेक्टर का साइकिल होता है, म्यूचुअल फंड की भी साइकिल होती है। तो अगर आप देख रहे हैं किसी फंड ने 1 महीना 2 महीना आपके लिए परफॉर्म नहीं किया है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आगे जाकर भी नहीं परफॉर्म करेगा और आप निकल जाएं। तो आप बहुत शॉर्ट टर्म व्यू भी नहीं ले सकते किसी फंड पे। तो जब आप इक्विटी में या इक्विटी फंड्स में निवेश कर रहे हैं, आपको किसी भी फंड में कम से कम 1-2 साल रह के उसे रिव्यू करके फिर अपनी डिसीजन लेनी चाहिए। और अगर अच्छा पैसा बनाना है, तो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब 5 साल से ऊपर का आपका निवेश का एक होल्डिंग पीरियड होना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, एक बहुत ही अहम पहलू श्वेता, मैं चाहती हूँ कि हमको इस पर ज़रूर ही बात करनी चाहिए, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही है कि लोग लोन लेकर इक्विटी बाज़ार में पैसे लगा रहे हैं। लोन लेकर लोग जो है एसआईपी करते हैं। तो क्योंकि एक तरह का बुल रन है जो बहुत अरसे से चल रहा है, हम 3-4 साल के बुल रन की बात कर रहे हैं और ऐसे में फोमो हो रहा है लोगों को। ये कैसे आपको ज़रूर ही नहीं करना चाहिए। अगर आपको निवेश करना है, अगर आप बचत कम पड़ रही है तो बचाना सीखिए, पैसे अपने खर्चों पे कंट्रोल कीजिए। एसआईपी कर रहे हैं तो उसको बढ़ाइए, ना कि लोन लेकर निवेश कीजिए। जी कविता, ये जी जो आपने कहा ना, ये जो गलती है ये म्यूचुअल फंड वाली नहीं है। ये गलती वो है जो आमतौर पर लोग कर सकते हैं जब वो हमारी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। अगर वो सही तरह से अपना एक लक्ष्य क्या है वो लिख लें और एक बजटिंग कर लें अपने पोर्टफोलियो में, तब आसानी से उन्हें समझ आ जाएगा कि कितना अमाउंट है जो हम हर महीने निवेश कर सकते हैं। दूसरी, जब आप एक लक्ष्य लिख लेंगे, तो जब आप लक्ष्य लिखते हो तो आप एक रिटर्न का गोल लिखते हैं, आप एक रिस्क का गोल लिखते हैं। आपको समझ आ जाएगी हमारी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है। तो वो एक गलती है जो किसी भी नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग जहां आपने ऑब्जेक्टिव अपना लिख लिया है, वो जरूरी है। और दूसरा, उसके बाद अपना बजटिंग कर लेना, सो दैट आपको एक रेशियो पता चल जाए कि मेरा इनकम वर्सेस सेविंग्स का रेशियो क्या है। जो किसी का 40%, 50% उस रेंज में हो सकता है, और वो फिर आपने ब्रीच नहीं करना। उसी तरह से आपका एक रेशियो हो जाता है लोन वर्सेस इनकम का, जो अगर आपने प्रॉपरली डिफाइन कर लिया, फिर आपको पता है कि मेरी रिस्क लेने की क्षमता X% है, उतना मैं लोन ले सकता हूं। और सही लोन लेना, घर के लिए लोन लेना, कार के लिए लोन लेना, ना कि निवेश के लिए लोन लेना। जब भी आप लोन लेते हैं, तो अ, घर के लिए ले रहे हैं, कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, वो अलग बात है।
लेकिन अगर आप लोन ले रहे हैं क्योंकि आपको हॉलिडे पे जाना है, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सोच के कि मेरा फ्यूचर में रिटर्न आ सकता है, जहाँ विजिबिलिटी कम हो, उस तरह के लोन्स आपने नहीं करने चाहिए। तो जो भी आप लोन लेते हैं, लोन भी एक गुड लोन होता है, एक बैड लोन होता है, एक सही लोन है, एक गलत लोन है। वो पूरा जब आप एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेंगे, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना देंगे, तो ये गलतियां आपसे नहीं होगी। अ, यहाँ पर गोल प्लानिंग को लेके जो गलतियाँ कर बैठते हैं लोग, उस पर हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे युवा निवेशकों को पार्टिसिपेट करता हुआ देख रहे हैं और ऐसे में उनके लिए गोल प्लानिंग शायद इतना ज़रूरी ना हो जितना वेल्थ क्रिएशन हो, क्योंकि अक्सर जो युवा हैं वो शॉर्ट टर्म सोचते हैं। लंबी सोच एक पड़ाव के बाद ही आती है, जब उनके ऊपर जिम्मेदारियां पड़नी शुरू हो जाती है, तब जाके उनको लगता है कि अच्छा अब जैसे कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, खुद का रिटायरमेंट हो, ये सारे गोल्स एक एक करके फिर उनके सामने आते हैं। गोल प्लानिंग को लेकर कौन सी सबसे बड़ी गलती है जो आपको बचनी चाहिए, जब गोल्स के बारे में सोचे तब भी और जब उनके लिए निवेश कर रहे हो तब भी? जी। अ, तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप तो गोल प्लानिंग में ये हो जाती है कि आप अपने गोल्स को बकेट कर लें। शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए आपके, मीडियम टर्म गोल्स हो गए और लॉन्ग टर्म गोल हो गए। अब जैसे वेल्थ क्रिएशन एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, रिटायरमेंट प्लानिंग लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है आपने कार खरीदनी है, आपके खुद के कुछ मैरिज एक्सपेंसेस होंगे जिसके लिए आपको सेविंग्स करनी है, आपने शायद फर्दर स्टडीज करनी होगी अगर आप शुरुआत बस कर रहे हैं, आप 21-22 साल के हैं, आपने गाड़ी खरीदनी होगी, तो ये आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए। मीडियम टर्म गोल हो सकता है घर खरीदने का। तो एक बकेटिंग ऑफ द गोल अगर आपने कर ली, तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है और आप किस तरह से आप निवेश करें, वो आपको बहुत आसान हो जाएगा। फिर जब आपने बकेटिंग कर ली, तो जैसे आपका लक्ष्य कैसे आप लिख लें, मैं तो कहूँगी कि मुझे अगर गाड़ी खरीदनी है तो 3 साल के बाद मुझे 15 लाख रुपए चाहिए गाड़ी खरीदने के लिए। इस तरह से अगर आप अपना लक्ष्य लिख लेंगे तो आपको पता है मेरी एंड वैल्यू क्या है, मुझे कितने समय के लिए निवेश करना है और उस समय समय के लिए कौन-सा प्रोडक्ट कैटेगरी या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मेरे लिए सबसे सही है। अगर कोई मेरा लक्ष्य 1 साल में आने वाला है, तो उसके लिए मैं इक्विटी में नहीं निवेश करूँगी, फिर मैं डेट ऑप्शन चुनूँगी। अगर कुछ 3 साल का मेरा लक्ष्य है, तो उसके लिए मैं इक्विटी और डेट दोनों की कॉम्बिनेशन करूँगी, शायद 50-50% की। तो आपकी एसेट एलोकेशन की जो डिसीजन है, जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाती है अगर आपने लक्ष्य बना लिया है, वो आपकी सही चली जाएगी और फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं कहूँगी। एक और आखिरी सवाल लेते हैं, उसके बाद एक ब्रेक लेनी होगी और ब्रेक के उस पार फिर दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। श्वेता, तो क्लियरली निवेश करना ज़रूरी है, निवेश में डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है, लेकिन निवेश को बढ़ाना भी ज़रूरी है। अब जैसे कि हम त्योहारी माहौल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों को हो सकता है बोनस मिला हो, चंक्स ऑफ मनी, मतलब इन टर्म्स ऑफ कमाई के तौर पर ही अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम आपको आ रही है, तो कैसे उसको भी निवेश में आपको डालना चाहिए? क्योंकि SIP आप कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको बढ़ाएंगे नहीं तो अपने कॉर्पस तक आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वो एक तरह की RD ही होगी जो कि शायद आप किसी बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट में कर रहे हो। अब बस फर्क ये है कि यहाँ पे आपके पैसे इक्विटी बाजार में लग रहे हैं। तो निवेश को बढ़ाना, SIP को बढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे-जैसे आपका इनकम लेवल बढ़ रहा है, जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, उसी तरह से आपकी एक एसआईपी की रेशियो भी बढ़नी चाहिए। अगर 10% से आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, तो उतना ही एसआईपी भी आपको 10% से बढ़ाना चाहिए। और जैसे आपके पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं कि बोनस आ गया, जो इस समय में हो सकता है काफ़ी लोगों को आ रहा है। तो अगर पूरा बोनस नहीं, तो कम से कम 70 से 80% उस बोनस का आप निवेश करें और 20 से 30% आप खर्च कर लें चाहे तो, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं। तो हर चीज का एक जिस लेवल से इनकम बढ़ रही है उसी लेवल से एसआईपी बढ़नी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। समझ लीजिए किसी ने 10,000 पर मंथ से एसआईपी की शुरुआत की हो अगर, और हर महीने कर रहा हो, समझ लीजिए वो 25 साल के लिए कर रहा है, तो उसका पोर्टफोलियो का वैल्यू कहीं ना कहीं 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा।
लेकिन वही 10,000 की एसआईपी अगर वो 10% से हर साल टॉप अप कर लेते हैं, तो 1.5 करोड़ की जगह वो 2.5 करोड़ जमा कर सकते हैं। इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है और अमाउंट आपने कितनी बढ़ा दी? बस 10% से। बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो यहाँ पर ऐसी अहम गलतियाँ जिनसे आपको बचना चाहिए हमने आपको समझाए हैं, और ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हैं जो मेरे ख्याल से चर्चा में जब बात करेंगे दर्शकों के साथ तब भी निकल कर आएंगी और तब भी इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार दर्शक जुड़ेंगे जिनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग हम करेंगे। इस बीच अगर आप भी हमारा शो देख रहे हैं, अपने सवाल हम तक पहुँचाना चाहते हैं, तो देखिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567। इस नंबर पर आपके सवाल भेज दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए ताकि आपके सवालों को शो में शामिल करें और लाइव आपसे बात करके आपको सलाह दी जाए। एक ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब। वेलकम बैक। और दर्शकों के सवालों के जवाब देने का वक्त हो चुका है और श्वेता राजानी मेरे साथ बनी हुई है हमारी आज की एक्सपर्ट, और दर्शकों ने भी जुड़ना शुरू कर दिया है। सिद्धेश्वर कर्माकर मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सिद्धेश्वर, गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड इवनिंग मैम। मैम मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ। धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। 1 साल से निवेश कर रहे हैं आप? जी मैम। ओके। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, SBI का गोल्ड फंड है। 2 करोड़ 20 साल में आपने इकट्ठा करने हैं। 2,000 रुपये की SIP पर मंथ से बढ़ाना भी चाहते हैं। और ये फंड्स आपने खुद सिलेक्ट किए हैं सिद्धेश या सिद्धेश्वर, या आपने? एक्चुअली आपका शो देखता हूँ तो यहीं पे जो होते हैं तो मैं देख के खुद ही ये किए थे। अच्छा, जो दूसरों को रेकमेंड होते हैं वो आपने पोर्टफोलियो में डाल दिए हैं? हाँ मैम। ओके। कोई खास गोल आपका 20 इयर्स के बाद जिसके लिए आपको 2 CR? मैम एक्चुअली रिटायरमेंट का है और बाकी बच्चे का एजुकेशन और शादी। तो वो सब के लिए पर्याप्त हो जाएगा ये अमाउंट? मैम एक्चुअली 2 करोड़ अभी भी करके लिखे हैं। बाकी मैं 10% स्टेप अप भी ऐड करके रखा हूँ। मेरा जो 5 फंड चल रहा है। हाँ, स्टेप अप कर रहे हैं आप? हाँ हाँ मैम। तो निवेश को स्टेप अप भी करेंगे तो मतलब 2 करोड़ तो आपका बेस फिगर है, उससे ज्यादा ही हो जाए तो अच्छा है ना? हाँ मैम। हाँ मैम। मतलब मिनिमम वो चाहिए। मिनिमम तो उतना चाहिए। और राइट, श्वेता बताइए। जी, सिद्धेश्वर जी, कुछ चीजें आपने बिल्कुल सही करी है। आप एसआईपी को स्टेप अप कर रहे हैं, आपने अपना लक्ष्य बना दिया है। एक चीज बस ध्यान में रखना, बिकॉज आप ये रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, महंगाई को जरूर ध्यान में रखना। बिकॉज अगर आप आज के अपने खर्चों के हिसाब से समझ रहे हैं कि 2 करोड़ मेरे लिए सफिशिएंट होगा, और तो महंगाई के हिसाब से वो थोड़ा ज्यादा ही होगा 20 साल बाद। 10% की स्टेप अप आप जरूर करें। वो आपको आराम से 2.5 करोड़ के आसपास ले जाएगी। फंड्स भी आपके काफी हद तक अच्छे फंड्स हैं। बस अगर मुझे 2 चेंजेस करनी है तो मेरे 2 सुझाव हैं। आपके पास 2 मिड कैप फंड है, इसमें से आप HDFC का कंटिन्यू रखें। मोतीलाल जो मिड कैप फंड है, यहाँ पर आप SIP रोक दें। और इसके अलावा जो दूसरा फंड आपके पोर्टफोलियो में है, आपके पास एक SBI का गोल्ड फंड है। अब अगर मैं 20 साल का मेरे पास समय है तो इक्विटी गोल्ड से बहुत ज्यादा रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो इसीलिए SBI गोल्ड फंड की भी SIP आप रोक दें। इसके जगह पे आप एक इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड ले लें, क्योंकि लंबा समय है हमारे पास, और कोटक का मल्टी कैप फंड। अगर गोल्ड आपने कंजम्पशन के लिए लेना है कि फ्यूचर में मुझे गोल्ड चाहिए होगा ज्वेलरी बनाने के लिए, तो जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड होते हैं, जहां 7 साल का वैसे लॉक इन होता है, वो आपके लिए एक बेटर चॉइस रहेगी रादर देन एक गोल्ड म्यूचुअल फंड। सिद्धेश्वर, यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको रेकमेंड किए गए हैं कि आपको सलाह समझ में आई? कुछ पूछना चाहते हैं? और श्वेता को? मैम एक्चुअली जो स्मॉल कैप फंड आप ले हैं इन्वेस्को, तो मैम मैं एक्चुअली टाटा स्मॉल कैप का सोच रहे थे, तो उसको क्या कंसिडर कर सकते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी में टाटा स्मॉल कैप भी अच्छा ही है श्वेता? लेकिन दोनों फंड की अगर साइज देखें और किस तरह से कंसिस्टेंसी रही है रिटर्न की,
मेरी सलाह रहेगी आप इन्वेस्को से जाएं, क्योंकि मैं और ज्यादा लंबा होल्डिंग पीरियड भी सोच रही हूँ निवेश के लिए। चलिए, तो इन्वेस्को आपको रेकमेंड किया जा रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी में। धन्यवाद सिद्धेश्वर अपना सवाल हमें भेजने के लिए। सुधाकर सालुखे का सवाल हम लेंगे और इन्होंने भी यूट्यूब के ज़रिए अपना सवाल भेजा है। महाराष्ट्र कोल्हापुर से हैं, लेकिन फ़िलहाल दुबई में नौकरी कर रहे हैं और इन्होंने अपनी एसआईपीज शुरू कर रखी है। 3 आईसीआईसीआई प्रू के फंड हैं इनके पास, मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज एंड मिड कैप, अपॉर्चुनिटी, रिटायरमेंट, प्योर इक्विटी और एक क्वांट का स्मॉल कैप है और मोतीलाल ओसवाल का नास्डैक 100 फंड ऑफ फंड भी है। कुल मिला के जो एसआईपी चल रही है श्वेता, वो 35,000 रुपये की है और लमसम इन्होंने किया हुआ है मल्टी एसेट में ही, वो भी आईसीआईसीआई प्रू के मल्टी एसेट में किया हुआ है। 2 लाख रुपए हैं इसमें और 6 मंथ से ये इन्वेस्ट कर रही हैं। हर साल अपनी एसआईपी को 10% से स्टेप अप भी करेंगे। 5 करोड़ चाहिए 15 साल में। और कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस रेकमेंडेड हैं वो बताइएगा, और स्टॉक माफ़ कीजिएगा फंड सिलेक्शन कैसा है वो भी इन्होंने पूछा है आपसे। जी, सुधाकर जी, आपके पोर्टफोलियो के लिए पहले तो अगर 5 करोड़ के लक्ष्य पे पहुंचना है तो आप आज 35,000 के जगह 50,000 से एसआईपी शुरू कर लें। अगर वो आप नहीं कर सकते हैं तो 10% के जगह 15% से आप स्टेप अप करना अपनी एसआईपी। फंड सिलेक्शन में मैं आती हूँ। यहाँ पर पहले चीज जो मैंने ऑब्जर्व की वो है कॉन्सेंट्रेशन एक स्पेसिफिक एएमसी पे। जैसे 35,000 की एसआईपी में से 30,000 आप आईसीआईसीआई के फंड्स में ही निवेश कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। एक एएमसी 20% से ज्यादा आपके पोर्टफोलियो की नहीं होनी चाहिए। मल्टी एसेट फंड की जरूरत नहीं है आपको अपने पोर्टफोलियो में, और इंटरनेशनल इक्विटी से बेटर होगा अगर आप इंडियन इक्विटीज में ही रहें, वो आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो मैं स्कीम्स पे आ जाती हूँ। स्कीम्स जो आपने एसआईपी रोक देनी चाहिए और एग्जिट लोड के बाद निकल जाएं जिन स्कीम्स में से, आईसीआईसीआई प्रू मैन्युफैक्चरिंग फंड, इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड आईसीआईसीआई का, आईसीआईसीआई रिटायरमेंट फंड, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट और मोतीलाल का नैस्डैक इक्विटी। इनके जगह पे जहां आप एसआईपी शुरू करें और जो भी लमसम जमा हो इक्वली स्प्लिट करें। एक आईसीआईसीआई का डिविडेंड यील्ड फंड आप ऐड करें, डीएसपी का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड आप ऐड कर लें, क्वांट का एक्टिव फंड और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो अलग एक अच्छा अलग अलग स्टाइल्स का ब्लेंड आपके पोर्टफोलियो में आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, फोन लाइन पर हमारे पास है नहीं तो कुछ ज़्यादा सवाल उनके बिहाफ पे हम नहीं पूछ पाएंगे। सुधांशु हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम राज है या सुधांशु है, किस नाम से बुलाया जाए? तिवासी। अच्छा, तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है लमसम? यस। 1 करोड़? हाँ जी। और ये आपने करना है 20 साल के लिए और 17.5 करोड़ आपको जो है वो चाहिए 20 साल में। हाँ। राइट, ओके। फिलहाल आपने कहीं इन पैसों को लगाने के बारे में सोचा नहीं है? इसीलिए आप लोग से आइडिया ले रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक है। इससे पहले आपने इक्विटी बाजार में लगाए हैं क्या पैसे सर? जी नहीं। लगाए हैं? अच्छा। नहीं लगाए हैं। अच्छा, ठीक है। ऑलराइट, तो श्वेता 1 CR और 20 साल के लिए, उसके बाद 17.5 करोड़ इकट्ठा हो जाने चाहिए इस निवेश से। सर, अगर आपका लक्ष्य 17.5 करोड़ है तो अगर ये पूरा इक्विटी में जा रहा है, इस अमाउंट से आप करीबन 10 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। 1 करोड़ आप लमसम और इसके साथ ही 50,000 के आसपास से आप एसआईपी शुरू कर लें, या आप आज एक साथ 2 करोड़ निवेश कर लें तो आप अपने लक्ष्य पर आसानी से पहुंच जाएंगे। अब क्योंकि आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है, जब भी आप एक इक्विटी पोर्टफोलियो बनाएं उसे अच्छे से डाइवर्सिफाई होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अलग अलग एएमसीज में होना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, और हर फंड मैनेजर का एक स्टाइल होता है। वो अलग अलग स्टाइल्स का एक ब्लेंड आना बहुत जरूरी है। इससे आपके पोर्टफोलियो की जो ओवरऑल रिस्क है वो भी कम हो जाती है। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक 5 फंड का पोर्टफोलियो मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको। इसमें शुरुआत करें आप क्वांट लार्ज कैप फंड, कैनरा रोबेको का मल्टी कैप फंड, कोटक का इमर्जिंग फंड, एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड,
HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड। इन 5 फंड से आप शुरू करें और ग्रेजुअली इन्हें साल में एक बार कम से कम आप रिव्यू जरूर करना। शुभाशीष, आपको कोई सवाल और पूछना है श्वेता से? नहीं मैडम, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। फंड्स के नाम अगर आप हमारे शो को यूट्यूब पर देखना चाहें तो वहां से देख के फंड्स के नाम आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा से देबाशीष अब फोन लाइन पर है। नमस्कार देबाशीष, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। एक्चुअली मैं उड़ीसा से बालेश्वर से बोल रहा हूँ। ओके। एक्चुअली मेरा एज है 38। ओके। मैं अभी 20,000 हर महीने SIP स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। ओके। मेरा 22 इयर्स का ये इन्वेस्टमेंट होगा। 22 साल का। ओके। मेरा 22 साल का कौन सा फंड में रखने का मेरा एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं है। 12% 12% होने से भी कुछ इशू नहीं है। तो कौन सा फंड में इन्वेस्ट करने से अच्छा होगा? ऑलराइट, देबाशीष बताते हैं आपको कि कहाँ आपको निवेश करना चाहिए, लेकिन उससे पहले बस एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ मैं। इससे पहले आपने कभी इक्विटी बाजार में इन्वेस्टमेंट नहीं की है, राइट? नहीं, इक्विटी में मैं हूँ ऑलरेडी 4-5 साल से इन्वेस्टेड हूँ। अच्छा। मैं थोड़ा सा SIP स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ओके। म्यूचुअल फंड में आप अभी SIP करना चाहते हैं। ओके। श्वेता, आपकी क्लैरिटी आ गई है। कई बार ऐसे होता है श्वेता कि दर्शकों ने कभी इन्वेस्ट नहीं किया होता इक्विटी में, तो पहली बार जब कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा उनको ज़्यादा हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है। पर यहाँ देबाशीष लगता है कि जान चुके हैं कि उतार चढ़ाव या फितरत बाजार की क्या है। तो बताइएगा, म्यूचुअल फंड में SIP का रास्ता, टारगेट 5 CR रखा है इन्होंने 22 साल के बाद। जी, तो यहाँ पर ना मेरे हिसाब से इनको भी स्टेप अप की जरूरत जरूर पड़ेगी अपने पोर्टफोलियो में। मैं अभी तो नहीं जानती कि इनका लमसम इन्वेस्टमेंट कितना है ऑलरेडी, लेकिन अगर आप 20,000 से SIP की शुरुआत कर रहे हैं, मेरे हिसाब से 20% कम से कम आपको हर साल एक SIP करनी होगी, बढ़ानी होगी मेरा मतलब, सो दैट आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाए। और जैसे मैं कुछ समय पहले व्यूअर से भी कह रही थी कि अगर एक पोर्टफोलियो बनाना है लंबे समय के लिए, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है। तो कुछ स्कीम्स जो मैं आपको सलाह दे रही हूँ, आप उसमें निवेश करें। HDFC का स्मॉल कैप फंड, एक स्मॉल कैप होना जरूरी है, आपके पास लंबा समय है अपने पोर्टफोलियो के लिए। SBI का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें, कैनरा रोबेको मल्टी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग फंड। इससे शुरुआत करें अपने पोर्टफोलियो की, अपनी SIP की। जैसे जैसे अगले साल आप SIP का अमाउंट बढ़ाएं तो एक आधा स्कीम आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। चलिए देबाशीष, कोई और सवाल आपने पूछना है? यहाँ तमाम फंड्स और रणनीति आपको श्वेता ने रेकमेंड की है। जैसा कि आपने पहले ही मन बना रखा है कि आप अपनी SIPs को स्टेप अप करेंगे, तो उस पर आपको बने रहना है, और जितना ज़्यादा स्टेप अप कर पाए देबाशीष उतना आपके लिए अच्छा होगा। कोई और सवाल आपने पूछना है? मैंने हर साल कितना सेटअप करना पड़ेगा, कितना परसेंटेज? राइट। श्वेता, तो एक रफ फिगर इनकी कितनी होनी चाहिए वैसे 5 CR तक अगर पहुंचना हो तो? देखिए, अगर हमें वैसे तो मेरे पास 20 साल का समय है, तो आप अभी शुरुआत करें 20,000 से। आप कर रहे हैं 20-22 हजार से, आप 20% से SIP को अपने बढ़ाते चलें तो आप 5 करोड़ के नजदीक पहुंच जाएंगे। ऑल द बेस्ट। हमारे साथ केरला से अरुण भी फोन लाइन पर हैं। अरुण, हाय, गुड इवनिंग। Now I am currently investing around 6,750 per month. Okay. One is UTI Nifty 50 1,500. Okay. DSP next 50 1,500. Okay. ICICI mid cap 150 1,500. Okay. HDFC small cap 625. And Motilal Oswal Nifty micro cap 250 625 rupees, and Parag Parikh Flexi cap 1,000 rupees. Got it. My current time horizon about 15 to 20 years. Okay. And I'm a state government employee. I have an NPS contribution of around 12,000 per month also. Okay. All right. Arun, what's the corpus that you're looking at after 15 years? Actually, I'm not having any plan for that. Actually, I'm looking for a good wealth creation. Sure. You are just 25 years old. I think that's a great step that you've taken. You would like to know the answer in Hindi or in English? I would like to be in English. In English. All right. Shweta, you have all the details. Is there anything else you might want to ask?
No, I think this is good information. Arun, this is very good that at the age of 25 years, you've started doing your SIPs. What you need to do is set a goal for yourself. You know, it could be maybe you want to buy something, you just want to create wealth, but have a certain amount goal in your mind that will help you. While to start off with, you've bought index funds. So you've chosen the right product category for you, which is mutual funds. I suggest you move to actively managed funds rather than being in the index. What I mean is, if let's say you are investing in Invesco small cap fund, that will give you better returns than the small cap index fund. Or, a flexi cap fund would give you better returns than what a Nifty 50 index would give you by an average 3-4% per annum. That's the potential, right? So all your index funds that you have, which is what you have mostly right now, I would suggest you stop your SIPs there and shift to an actively managed portfolio. Some of the schemes that you can consider, I would suggest is you be in ICICI Pru Focus Equity Fund, an SBI large and mid cap fund. You can take a Kotak multi cap fund for your portfolio. You can also take a Canara Robeco multi cap fund, Invesco small cap fund, right? So you will get your large, mid, small allocation, but with a slight higher return potential. Is there anything else you might want to ask Shweta, or is that all? Thank you. ऑल द बेस्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यूट्यूब के ज़रिए भेजा है प्रमोद धुमार ने। पुणे से इन्होंने अपना सवाल भेजा है और ये पिछले 2 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं और फंड सिलेक्शन सही है या नहीं इनको जानना है। इन्हें भी बनना है करोड़पति, तो 5 करोड़ 23 साल में इन्हें इकट्ठा करने हैं। फ़िलहाल इनकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 8.2 लाख हो चुकी है। जो फंड्स इन्होंने अपने लिए चुने हुए हैं श्वेता, उसमें यूटीआई का इंडेक्स फंड है, आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई का ही मिड कैप फंड है, निपॉन मल्टी कैप है, कोटक का स्मॉल कैप है। कुल एसआईपी जो ये कह रहे हैं इनकी चल रही है 28,000 रुपये की। तो बताइए फ़िलहाल इनको कितना अपना जो अमाउंट है निवेश का वो बढ़ाना होगा? जी प्रमोद जी, आपके पोर्टफोलियो में जो एसआईपी है 28,000 की आप कर रहे हैं, प्लस आपकी एक लमसम अमाउंट है। आई थिंक ये आपको करीबन 6 करोड़ के आसपास ले जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच जाएंगे। आपका स्कीम सिलेक्शन भी काफी हद तक मैं कहूंगी सही है। बस 2 चीजें, अगर 2 फंड्स की मुझे सलाह देनी है आपको बदलने के लिए। एक तो जो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है उसमें आप एसआईपी रोक लें, और दूसरा निपॉन का मल्टी कैप फंड। इसके जगह पे आप एक क्वांट का लार्ज कैप फंड ले सकते हैं और एसबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ दें। हाँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक सेक्टर कॉल नहीं है। यहाँ पर अगर हम पोर्टफोलियो देखें तो इसमें 8-9 सेक्टर्स वैसे भी है, तो ये एक तरह से एक मल्टी कैप स्ट्रैटेजी है अपने पोर्टफोलियो में। तो आपको सेक्टर है, टाइमिंग की जरूरत नहीं होगी इस फंड में, आप इसे भी लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बस ये 2 फंड आप अपने पोर्टफोलियो में चेंज कर लें। ऑलराइट, तो ये तो जवाब हो गया प्रमोद को, लेकिन बहुत दर्शक जो कि आज हमें सवाल भेज रहे हैं और सबका एवरेज कॉर्पस 5 CR का है। पहले हमने देखा था कि करोड़ तक पहुंचते ही नहीं थे लोग जो सवाल आते थे, उसके बाद कहीं ना कहीं 1 CR तक ये बात सीमित रहती थी, लेकिन अब देखिए 5 CR तक का लोगों ने आकलन करना शुरू कर दिया है। बहुत वेल वर्स्ड इन्वेस्टर्स अपने सवाल पूछते हैं जहां पर उन्हें पता होता है कि इन्फ्लेशन को कैसे काउंटर करना चाहिए। रिटायरमेंट को लेके लोगों की सवाल आने शुरू हो गए हैं जहां पर वो चाहते हैं कि इतने साल के बाद वो SWP जो है करना शुरू कर दे। तो जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है श्वेता, इस बात में कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन जैसे कि अभी आज के ही शो में कोई दर्शक का सवाल था जहां पर 5 करोड़ उन्होंने टारगेट तो रख दिया था, लेकिन उसी टारगेट में वो चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई, उसकी शादी का पैसा भी इकट्ठा हो जाए, रिटायरमेंट का पैसा भी इकट्ठा हो जाए। तो हालांकि आज के समय के अनुसार देखा जाए तो 5 CR बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन उसमें से आपको 3 अगर इस तरह के बड़े लक्ष्य निपटाने हैं तो ये अमाउंट कम पड़ सकता है। ये आप कैसे समझाएंगे? जी कविता जी, यहाँ पर महंगाई को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, और आई थिंक कोई रख रहा है कोई नहीं रख रहा है आज के दिन पे। तो इसे कंप्यूट करने का एक बहुत आसान तरीका हो जाता है कि हम महंगाई को करीबन
7 से 8% पकड़ के चलें, क्योंकि अगर हम शादी के खर्चे की बात कर रहे हैं तो उतना लग जाता है। अगर हम बच्चों की पढ़ाई की भी बात करें तो जिस हिसाब से स्कूल की फीस बढ़ रही है, जो ट्यूशन फीस बढ़ रही है, वो 7 से 8% के आसपास की बढ़ती है। तो हमें क्या कर लेना चाहिए, एज अ निवेशक अगर मैं सोच रही हूँ कि मेरा लक्ष्य क्या हो, तो अगर मुझे शादी के लिए आज के दिन पे समझ लीजिए 20 लाख का मेरा खर्चा होता है और मेरे बच्चे की शादी 10 साल बाद होनी है, तो 8% के हिसाब से शायद मुझे ये 20 लाख नहीं 40 लाख चाहिए 10 साल बाद। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए 40 लाख का। उसी तरह से अगर हम सोच रहे हैं कि हमें घर खरीदना है और घर खरीदने के लिए मुझे आज के लिए डाउन पेमेंट अगर 50 लाख चाहिए होगी, तो घर भी करीबन 5-6% से बढ़ते हैं। तो अगर मैं 5 साल बाद घर खरीदने वाली हूँ तो मुझे 50 लाख की डाउन पेमेंट नहीं, लेकिन उसके हिसाब से शायद 75 लाख की डाउन पेमेंट चाहिए। तो हमें एक फॉरवर्ड कंप्यूटेशन जिसे हम कहते हैं वो करना चाहिए हर किसी को जो अपना लक्ष्य जोड़ रहा है, कि उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको आज कितना वैल्यू चाहिए, और अगर 7% से हर साल वो ग्रो हो रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर आप ये मैथ कर लेंगे ना अपने पोर्टफोलियो का, तो आपका जो गोल सेटिंग है वो एकदम सही हो जाएगा। फिर आप उसी हिसाब से अच्छी रणनीति बना पाएंगे पोर्टफोलियो पे। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण एडवाइस जो कि जब लक्ष्यों को तय कर रहे हों तो आपको फॉलो करनी चाहिए। इसी के साथ श्वेता, धन्यवाद, आपका समय निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए, अपना समय हमें दिया, धन्यवाद। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको बता दें कि एक व्हाट्सएप नंबर है जहां पर अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब पे सवाल पूछना चाह रहे हो तो वहां पे भी अपने सवाल डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार बताते हैं आपको कि जो कमाई आपको दिखाई दे रही है आपके पोर्टफोलियो में, फ़िलहाल जो भी आपको अच्छे खासे रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, इनको कैसे संभालना चाहिए, कैसे अपनी कमाई को प्रोटेक्ट करना चाहिए और कैसे बाज़ार के उतार चढ़ाव का असर आपकी कमाई पर ना हो, आपके पोर्टफोलियो की कमाई पर ना हो, इसका क्या गुरु मंत्र है, इस ब्रेक के बाद बताएंगे।